अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देख रहे हैं ये विशेष प्रसारण। बहनों भाइयों, 25 करोड़ की आबादी और उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर पर पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में सरकारें कोशिश करती आई और 75 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अब तक सरकारी सुविधाएं, सरकारी अस्पताल, ये सब बहुत बेहतर सुविधाएं उत्तर प्रदेश के नागरिकों तक नहीं पहुंच पाए। अब एंट्री होती है प्राइवेट सेक्टर की, और उसमें सबसे बड़ा नाम है मेदांता हॉस्पिटल का। लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल खुला, बेहतर सुविधाएं उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य नीति क्या है? और बड़े प्राइवेट प्लेयर्स इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं? और आ रहे हैं तो वो टियर 2, टियर 3 यानी छोटे जनपदों में, ग्रामीण क्षेत्रों तक उनकी पहुंच कैसे हो? हमें इस बारे में चिंता करनी चाहिए। आज मैं ये विशेष परिचर्चा इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य, बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप भूलिए मत कि पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश हो या देश के किसी कोने में कोरोना त्रासदी के दौरान क्या कुछ आपने देखा, झेला और भोगा है। हमें उत्तर प्रदेश में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि सरकार बहुत कुछ अपने दम पर नहीं कर सकती, लेकिन उसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बारे में भी विचार करना होगा। और यूपी की सरकार को एक बेहतर स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता है, ताकि जो सुविधा महानगर में एक आम व्यक्ति को नसीब है, वही गांव में भी लोगों को मिले। हमें इसके बारे में इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सरकार ने विचार करना चाहिए। आज बहुत अरसे के बाद, अभी तक तो कोरोना का काल चल रहा था तो डिजिटली मुलाकात हो रही थी, लेकिन आज डॉक्टर नरेश त्रेहन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लखनऊ में। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे, लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे कोविड काल से लेकर अब तक की, और यूपी में ग्रामीण क्षेत्र से के लोगों को, गांव के लोगों को, छोटे शहर के लोगों को कम से कम कीमत पर बेहतर चिकित्सा सुविधा कैसे उपलब्ध कराई जाए। और कई दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं, आप भी भेजते रहिएगा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर भेजते रहिए। डॉक्टर साहब से जितना वक्त है कोशिश करेंगे कि इनसे हम जवाब ले लें और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे बेहतर से बेहतर माहौल स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कायम करें। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका, और बहुत धन्यवाद कि आपने भारत समाचार के लिए फिर थोड़ा वक्त निकाला। एक गंभीर प्रश्न है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कोलकाता में देश के मशहूर सिंगर के का निधन हुआ। बहुत से लोगों ने कंसर्न शो किया कि फिजिकली फिट, स्टेज पे लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ ठीक, और अचानक से कोलैप्स। ये तो चलिए सेलिब्रिटी थे, मैं व्यक्तिगत लोग बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक तो आप देखेंगे कि हमारा हिंदुस्तान की जनता का जो जेनेटिक मेकअप है, उसके तहत हमारी जिस संख्या में हार्ट की बीमारी है, जो कोई 8 से 10% तक है हमारी पॉपुलेशन में, ये विदेशों से, जैसे अमेरिका है या यूरोप है, उससे दुगनी है। तो इस पे हम बहुत विचार करते आए हैं, जो भी चिकित्सक हैं हृदय रोग के, जेनेटिक इशू है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जेनेटिकली हमारे में एक तो लगता है कि प्रोपेंसिटी ज़्यादा है, दूसरी हमारी लाइफस्टाइल और डाइट और स्ट्रेस लेवल को मिला के एक पहलू बना, और दूसरा टोबैको की जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है हमारे युवा में, हमारी पॉपुलेशन में। तो इन सब चीज़ों को मिला के हमने देखा है कि हिंदुस्तान में जो हृदय रोग की बीमारी है वो डबल है। अच्छा, अब इसको हम एनालाइज करेंगे क्योंकि आम जनता को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस तकलीफ में हमें पहुंचा रही हैं। पहला हम कहते हैं कि अपने जीन्स को पहचानिए। जीन्स को पहचानने का मतलब ये है कि अगर जो आपकी फैमिली में माता, पिता, अंकल, ग्रैंड पेरेंट्स को हृदय रोग है, तो उनके बच्चों को डबल चांस होगा हृदय रोग होने का। जिन लोगों की जो फैमिली में डायबिटीज़ है, उनको भी डबल होगा बच्चों को। तो अगर जो हमें ये पहले ही पता लग गया, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री तो पता ही है, पर उसको हम अटेंशन पे करें, तो इसका मतलब हम हाई रिस्क ग्रुप में आ गए। तो आपको पहला सजेशन है कि हमें तत्काल फैमिली हिस्ट्री पे जाना चाहिए। बिल्कुल, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री। हाँ, तो हम कहते हैं
क्योंकि फिर उसके साथ साथ हम उनके और रिस्क फैक्टर्स देखें, जैसे कितना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये जो हम ब्लड की फैट की मेजरमेंट करते हैं वो पता लगे, उनका लाइफस्टाइल देखा जाए, एक्सरसाइज, टोबैको यूज़ एंड स्ट्रेस लेवल। इसको देखने के लिए हम कहते हैं कि जिसकी फैमिली में डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ या दोनों हैं, वो तो और भी खतरे में, उनका 25 साल की उम्र से पहले एक कंप्लीट चेकअप हो जाना चाहिए, जिससे हमें पता लग जाए कि उनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और उनको हम बता दें कि भैया आप ऑलरेडी हाई रिस्क ट्रैक पे हो, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपने वेट का भी ध्यान, ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा हार्ट के ऊपर असर रखती है, तो ये तो हम उनको सजेस्ट करते हैं। दूसरा, जो लोग हैं जिनको ये फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनको 30 साल की उम्र तक एक पूरा अपना एग्जीक्यूटिव चेकअप करा लेना चाहिए कि पता लग जाए कि आपकी लाइफ में क्या डायरेक्शन है। आज के दिन हमारे पास साधन हैं साइंस के माध्यम से कि हम जेनेटिक एनालिसिस, बायोमोलिक्यूलर एनालिसिस और उनकी सारी बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए बता सकते हैं कि इनको कितना रिस्क होगा हार्ट अटैक का, कितना रिस्क होगा डायबिटीज डेवलप करने का। ये भी बता सकते हैं। हाँ, इसको हम पर्सनलाइज मेडिसिन कहते हैं। पर ये साधन अब डेवलप हो गए, और इसका जो एक कंपोजिट है हमारे पास, उससे हम किसी शख्स को बहुत एक्यूरेसी से ये बता सकते हैं 3-4 चीज़ों के बारे में। एक तो जैसे मैंने हार्ट डिजीज़ बोली, दूसरी डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, और कैंसर के भी कई तरीके के कैंसर है जिनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ये कितने फ्रीक्वेंसी, कितनी अवधि में आप कराया जाना चाहिए? तो जैसे मैंने बोला कि पहले स्क्रीनिंग तो हो जाए, उसकी जो फाइंडिंग होंगी उसके हिसाब से हम उनको प्रिस्क्राइब करेंगे कि भैया आपका 3 साल 5 साल कैसे कैसे होना चाहिए। ये सारा प्रोग्राम बना हुआ है, जिसको हम ये कहते हैं आज के दिन ये मेदांता में ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है। हाँ, यही तो अब साइंस। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले हम बने थे डॉक्टर बीमारी को ठीक करने के लिए, फिर हमने कहा बीमारी को इतना एडवांस क्यों होने दे, तो हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ गए। करेक्ट, ठीक है, कि उसको अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए। फिर उसके कंपोनेंट देख के हमने कहा वो प्रिवेंशन भी कर दी जाए। अब चौथा जो पहलू आया है हमारी लाइफ में, वो आया है कि देखो सारी दुनिया को तो ये बताने का फायदा नहीं है कि आप ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो। जो लोग रिस्क पे हैं उनको आइडेंटिफाई करो, उनके लिए आप पूरा प्रोग्राम बनाओ कि उनको कैसे हेल्थी रखना है। सो वेलनेस के ऊपर बहुत बड़ा पर ये केके जैसे लोग जो एकदम फिट दिख रहे हैं अचानक से कोलैप्स हो जाते हैं, क्या पहले कोई लक्षण कैसे पता करें, मालूम कैसे? एक तो ये है कि जिनको हर एक को चेस्ट पेन नहीं होगा क्योंकि उनकी हार्ट की ध्वनियों में ब्लॉकेज है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। ओके। कोई 20-25% लोग होंगे जिनको कोई सिम्टम नहीं होगा, सडनली हार्ट अटैक हो जाएगा। और कार्डियक अरेस्ट। पर ये नहीं कि वो जो ब्लॉकेजेस तो बन रहे हैं पर उनको पता ही नहीं, इसलिए हम उसको साइलेंट किलर कहते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, जब तक उसको नापा ना जाए, जब तक उनको सिर दर्द नहीं हो जाता, जब तक उनका किडनी फेलियर नहीं होता, उनको पता ही नहीं लगता। डायबिटीज़ का भी यही है, जब तक चेकअप नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये साइलेंट किलर्स हैं, जिसके ऊपर हम यही कहते हैं कि प्रिवेंटिव चेकअप हो जाना चाहिए। ये एक बात कर दी। करेक्ट। अब दूसरी 2 तरीके की बीमारियां हैं। आपने ये सवाल भी पूछा कि कैसे उपलब्धियां कराई जाएं हर एक विलेज, हर एक उसमें गांव के लोगों को। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जिसको हम हेल्थ स्टैक कहते हैं, कि जो हेल्थ शुरू होती है वो पहले तो सिविक हेल्थी लिविंग से होती है कि आपकी सैनिटेशन ठीक है, आपका जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे इन्फेक्शंस हैं, मच्छर की वायरस से फैलती हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया पानी जाए। ठीक है, खाना ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम जो स्वच्छ भारत में मोदी जी ने किया था, उसको कितना ज़ोर शोर से इम्प्लीमेंट करें और ग्राउंड पे कितना फ़र्क करें, उससे डिजीज़ बर्डन बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आई है अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, जिसके अंदर हार्ट अटैक, डायबिटीज़, कैंसर, बोन एंड जॉइंट, ये चीज़ें जो हैं ये नई आई हैं अब हमारे लाइफ में, क्योंकि जो प्रोग्रेस में दुनिया में थी अब हिंदुस्तान में भी आने लगी। अच्छा, तो एक तो है हम प्राइमरी हेल्थ से शुरू करें,
जो आयुष्मान में भी उसकी प्रोविजन करी गई है कि 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनेंगे। करेक्ट। अब वो जैसे ही बनेंगे तो हर विलेज को एक्सेस हो जाएगा कि शुरू जल्दी जल्दी उनकी प्रिवेंशन भी हो, या अगर जो कोई बीमारी होती है तो उसकी डिटेक्शन जल्दी हो। जी। फिर उसके ऊपर आएगा CHC, उसके ऊपर आएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके ऊपर आएगा टर्सरी हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के हैं और प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी तादाद में हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पिछले 10-15 सालों में ऐसी उपलब्धियां हो गई हैं कि हम हर एक चीज़, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, ब्रेन की सारी, कैंसर की सारी ट्रीटमेंट वो हिंदुस्तान में उपलब्ध है। मेदांता बनाई इसी क्या जैसे लखनऊ में अवेलेबल है ये सब? यही तो मेदांता अभी मेरा प्रयास, अब मेरे से पूछोगे अगर जो कि आपका क्या प्रयास है, मेरा तो यही प्रयास है कि जहाँ जहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है हम वहीं पे ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो दुनिया के मार्के का हो। तो पहले तो हमने हरियाणा में बनाया था, फिर अब लखनऊ तो मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि भी है। नहीं हाँ, देखो मेरा जो प्रोफेशनल जन्मभूमि लखनऊ है, किंग जॉर्जेस मेडिकल पढ़ाई लिखाई भी आपकी यही तो मैं कह रहा हूँ। तो मेरे को तो ये उसी दिन से प्रयास था कि लखनऊ के लिए ऐसी जगह चीज़ बनाए जो दुनिया में किसी को जरूरत जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, यहीं सारा सब कुछ हो और लोग बाहर से यहाँ आए। तो यही मुझे खुशी है कि ये लखनऊ में जो बन गया मेदांता, ये इस मार्के का है। आप देखें कभी कि दुनिया से जो उच्च से उच्च ट्रीटमेंट्स हैं वो यहाँ हैं और उसकी कॉस्ट जो है 1/10 है। तो हमने जान के इसकी प्राइसिंग ऐसी रखी है कि अफोर्डेबल हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, ज़्यादा शुरू कर पाएँ। ये अच्छा, पिछली बार आपने जब मेरे से आपकी बात हुई थी इंटरव्यू में, आपने कंसर्न किया था कि हम Tier 2 में चलेंगे, Tier 3 में भी चलेंगे, गांव गरीब के लोगों को भी वो फैसिलिटी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे जो हम मेदांता में, गुरुग्राम या फिर आप लखनऊ में दे रहे हैं। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि गाँव गरीब के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, लखनऊ ही भाग कर आना पड़ता है। नहीं, आप देखोगे कि ये मॉडल जो है जिसको हब एंड स्पोक कहते हैं, मतलब ये है कि हर स्टेट के अंदर जहाँ पे उपलब्धियाँ नहीं थी वहाँ पे एक फ्लैगशिप जैसे बने जो अल्टीमेट टर्शरी सेंटर हो। जैसे हमने हरियाणा में बनाया वैसे ही हमने लखनऊ में बनाया, वैसे ही पटना में बनाया है, वैसे ही इंदौर और रांची में भी बनाया है। इसीलिए कि जो पुरानी स्टेट्स कहते थे बीमारी स्टेट्स या बैकवर्ड स्टेट्स, उनके सबके लिए बना और अब नोएडा में नया बन रहा है। तो इसीलिए अब आप देखोगे कि इसके अब स्पोक मॉडल्स बन रहे हैं, जो मैंने पिछली बार आपसे बात करी थी कि कुछ सैटेलाइट सेंटर टाइप आप बता रहे थे कि वो तो जब ये मेदांता क्योंकि 2 साल डिले हो गया कोविड की वजह से, अब ये पूरा फुल स्टीम पे चल रहा है, हर एक चीज़ हो रही है, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट का लाइसेंस भी आ गया, लंग ट्रांसप्लांट भी शुरू करेंगे, हर चीज़ यहाँ शुरू करेंगे तो यूपी के लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा ये है कि बाहर से लोग जो आए वो भी यहाँ लखनऊ में। पर लखनऊ अकेले कितना सर्व करेगा? आप इसके रिमोट एरियाज में क्यों नहीं जाए? तो इसीलिए आप बुंदेलखंड चलिए, पूरब चलिए, नेक्स्ट तो बनारस भी चलिए। नहीं, यही तो नेक्स्ट स्टेप है। आज चर्चा हमारी यही है कि वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और बुंदेलखंड में हम एक तो अपने जहाँ बन सकते हैं बना रहे हैं, और जिन लोगों की एग्जिस्टिंग है उसको हेल्प कर रहे हैं। जैसे ये झांसी में जो बुंदेलखंड एरिया में आता है, वो वहाँ पे हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि हाँ, प्राइमरी सेंटर ही डालिए, बाकी तो लखनऊ यूनिट आपकी हैंडल कर सकती है, ताकि हम गांव के लोगों को मेदांता की सुविधा तो दे पाएं। मेरा कंसर्न गांव और गरीब से है। हमारा भी वही है कि ये वहाँ तक पहुँचाना है। हाँ। अब ये है कि देखो, जो गवर्नमेंट स्कीम है, पॉलिसी है, उसके तहत भी ये कहा जा रहा है कि हमें इनकरेजमेंट दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कि वहाँ जाके बनाइए, और उसी को मैं स्टडी कर रहा हूँ। आज यही बात चर्चा हो रही है। पर मैं क्या महसूस कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 टापू बने हुए हैं, एक टापू पे सरकार खड़ी है, एक टापू पे प्राइवेट सेक्टर खड़ा है। ये दोनों मिल के क्यों नहीं काम कर रहे हैं? ये सच था कोविड से पहले। कोविड के तहत बहुत सारा तालमेल हुआ है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। ये जो टापू की बात आप कर रहे हो उसमें मर्जर हुआ है। अलग अलग हैं कि हम अलग हैं, आप अलग हैं। नहीं, वो ज़्यादा था, अब कुछ कम हो गया है। और मेरी यही उम्मीद है कि जो हमने सबक सीखा कि इकट्ठे मिलके हमने हिंदुस्तान से कैसे कोविड की लड़ाई करी, वही अगर जो हम उसी तालमेल से आगे चलेंगे तो हिंदुस्तान की हेल्थ जो है वो हम आज ही इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कैसी हेल्थ पॉलिसी चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर आएँ?
नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी मिलकर करें काम। क्योंकि नहीं, आप पॉपुलेशन तो देखो हिंदुस्तान की 25 करोड़ सर, उत्तर प्रदेश की। वही हमारा तो पहला कंसर्न तो अपना प्रदेश ठीक है। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि इसको जो टीयर 2 टीयर 3 में, जिसको वायबिलिटी गैप कहते हैं, कि आपने बना दिया, उसकी वायबिलिटी के लिए पहले 3 4 5 साल जिसमें टाइम लगता है उसको खड़ा करने के लिए, वो वायबिलिटी गैप में अगर जो गवर्नमेंट हेल्प करेगी, जैसे जम्मू कश्मीर वालों ने क्या किया कि आप बोला कि 30% जो है हम आपको ग्रांट देंगे, आप यहाँ हॉस्पिटल बनाओ, जो कॉस्ट आएगी उसका 30% देंगे, अप टू 75 करोड़। अब यही चर्चा यहाँ भी हो जाए कि अगर जो आप टीयर 2 टीयर 3 में बनाएंगे तो आपको उतनी हेल्प मिल जाएगी, तो उत्साह बढ़ जाएगा। कर रहा हूं कि आप बताओ आपको चाहिए क्या है, आप खोलो हॉस्पिटल। हमने दो तो गवर्नमेंट से जो सपोर्ट चाहिए पॉलिसी बन के लिए अपन लोग एडवोकेसी करेंगे, आप लोग आइए। तो वही कर रहे हैं आज के दिन कि एक तो मैंने बताया कि क्योंकि कॉस्ट जो है आज के दिन 6 महीने से पहले आज के दिन 25% बढ़ गई कॉस्ट बनाने की, कंस्ट्रक्शन करने की भी। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल हाँ, पर कई हॉस्पिटल्स बने हुए हैं जो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, उनको हम ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में तालमेल करके उनको भी अपग्रेड कर सकते हैं। ये सब बातें हो रही हैं और मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट के साथ मिलके जो ये पॉलिसी बन जाए, जो एडवोकेसी की बात कर रहे हो, वो आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। इसीलिए भाई इंड गोल क्या है? गांव गरीब के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देना। अच्छा, आपके जीवन का भी यही संकल्प है। देखो, आयुष्मान ने ये तो पॉसिबल कर दिया कि 5 लाख पर ईयर फैमिली को मिल जाए अगर जो कवर, तो वो बहुत राहत मिली है लोगों को। उसमें भी कई डिबेट चल रही है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है, वही वो मिलेगी, क्योंकि कई जो प्रोसीजर्स हैं उनकी कॉस्ट भी नहीं पूरी हो रही, तो इसलिए थोड़ा बहुत हिचकिचाहट चल रही है, पर ये हो जाएगा। जाएगा। आप लोगों ने था वो कास्ट नहीं तैयार करने में, तो आप भी थे। नहीं, वो कास्टिंग में नहीं, देखो वो ये है कि उसमें जो करेक्शन कर रही है वो हो रही है। गवर्नमेंट अभी कोर्स करेक्शन कर रही है उसके अंदर। तो हमारी ये जो डायलॉग है गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि हमारा तालमेल बहुत अच्छा हो गया, और लक्ष्य एक ही है कि हिंदुस्तान में जो लास्ट खड़ा हो उसको भी क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिले, उपलब्ध, जो लखनऊ में हमें प्राप्त हो रही हैं वो गांव के लोग भी पाएं। बिल्कुल। दूसरा कि कोविड के इस दौरान मैंने महसूस किया, कोरोना के दौरान, कि जिन्हें भी कोविड हुआ, बड़ी आबादी को हुआ, उनमें से कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि साहब थकान बहुत है, पहले जैसी शारीरिक क्षमता नहीं रह गई है, दूसरी और गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया। तो ये कोविड का जो आफ्टर इफेक्ट है, इसकी शिकायतें बहुत आ रही हैं, ये क्या है? तो जिसको नाम दिया गया लॉन्ग कोविड, लॉन्ग कोविड ये है कि कोविड तो हुआ, उससे तो रिकवरी हो गई, पर उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो आप बता रहे थे, सबसे ज़्यादा हुआ है फटीग, कि थकान है, उतनी एनर्जी नहीं बची। उससे दूसरी जो चीज़ है वो सांस की है, क्योंकि लंग्स के ऊपर, खास करके डेल्टा वेव में लंग्स के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था। उसके बाद हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा, जो हमने देखा कि जिनको सीवियर डेल्टा हुआ था 25% उनमें हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई। उनमें कई लोग हैं जो अभी तक रिकवर नहीं हुए, 1 साल तो हो ही गया। अब हमें देखना ये है कि किस तरीके से इन लोगों को पूरा रिहैबिलिटेट करा जाए। तो इसलिए न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो योगा ही एक जादू है। मैंने देखा है, क्योंकि हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में तो सबसे ज़्यादा तादाद में आए थे कोविड के, क्योंकि हमारी इंटेंसिव केयर बहुत बढ़िया थी। हमने उनको फॉलो अप किया है और देखा है कि क्या चीज़, न्यूट्रिशन और योगा, 2 ही चीज़ें हैं जिन्होंने ये अच्छी तरह से अपनाया है, उनकी रिकवरी डबल फास्ट हो रही है। क्योंकि क्या करता है योगा? योगा में प्राणायाम जो है वो आपके लंग्स को बिल्कुल ठीक कर देता है। जो आप आसन करते हो उससे आपके जो मसल्स हैं, जो बिल्कुल मतलब स्टिफ से हो गए, बिल्कुल काम ज़्यादा नहीं कर रहे, लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं, फीलिंग है, थकान महसूस होना, वो बिल्कुल वापस आ रही है। तो ये कॉम्बिनेशन जादू का है कि आप न्यूट्रिशन अपनी रखें, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, और दूसरा आपको एक योगा अपनाएं, एक जो भी एक्सरसाइज है, पर योगा सबसे अच्छी है, और प्राणायाम बहुत हद तक इसमें रिकवरी का साथ दे रहा है। यूपी का जो प्रेजेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप उसको देखें, 25 करोड़ लोगों की आबादी को हेल्थ सेक्टर में सर्व करना आसान काम नहीं है, किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है।
प्राइवेट सेक्टर भी इसमें है, लेकिन बड़े ही अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कुछ एक ग्रुप ही काम कर रहे हैं। आप सरकार को क्या सजेस्ट करेंगे कि इस पर्टिकुलर आबादी के लिए आप किस तरह से क्षेत्रवार, जिलावार, गांव ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए बेहतर से बेहतर सुविधा मिले लोगों को, आप क्या सजेस्ट करोगे गवर्नमेंट को? आप देखोगे कि जैसे लखनऊ में KGMU है, SGPGI है, राम मोहन लोहिया हॉस्पिटल है, और मेदांता आ गया अब प्राइवेट स्पेस में, ठीक है, और भी हॉस्पिटल हैं, हाँ, छोटे अपोलो हैं। वगैरह भी। हमारा तो 1000 बेड का है, तो मतलब 100-200 बेड के हैं। हमारा मतलब ये है, देखो, कि हमें पूरा एरिया कवर करना है, प्राइमरी हेल्थ से लेके जो बिल्कुल सुपर टर्शरी हेल्थ चाहिए। तो इसलिए आज के दिन हमें हर एक की जान बचानी है, और कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है जो सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स में हो सकता है उसका इलाज। आप एक प्राइमरी सेंटर में या छोटे हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, क्योंकि रेडिएशन हो, ये सब बातें हैं, इसके कॉम्प्लिकेटेड, बहुत वेल इक्विप्ड होना चाहिए। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों अपने आप को ऐसे प्लान करें कि जितना एरिया हमने कवर करना है उसके अंदर जहां गवर्नमेंट बना सकती है गवर्नमेंट बनाए, जहां प्राइवेट बना सकता है प्राइवेट बनाए, और एक दूसरे के साथ। सर मैं चाहता हूँ कि ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, गवर्नमेंट और आप मतलब प्राइवेट, तो हम तो बोल रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आइए। इसकी एक प्रैक्टिस हुई थी जब कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में, तो हम उस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। यस, अभी यही डायलॉग चल रहा है। ये बात समझो मत कि भूल गए हैं। ये अभी भी हेल्थ मिनिस्ट्री में अभी भी मीटिंग हुई इसी बात पे कि कैसे अपने आप को अलाइन करके चला जाए कि जो इसका बेनिफिशियरी हो वो अपना कॉमन मैन हो। कैसे इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाए, आयुष्मान को कैसे आए, और स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये एक सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से जो सबसे जल्दी करा जा सकता है कि जो एक्सेस कैपेसिटी है या गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, उसको दोनों को मिला के एकदम ऑपरेशनलाइज किया जाए कि हमें बिना, और बिल्डिंग बनाने में तो 3-4 साल 5 साल लग जाते हैं, बिना उसके वो तो साथ चलता रहेगा, पर इमीडिएटली हमें रिलीफ मिल जाए अगर जो बेड्स प्राइवेट सेक्टर में खाली हैं या किसी गवर्नमेंट एरिया में कहीं खाली हैं, उनको सबको मिला के इकट्ठा ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। पर सर जिले जैसे लखनऊ में आपने गिनाए, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, नो डाउट कि लखनऊ में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यही चीज़ आप जौनपुर चले जाएं, आप इधर पीलीभीत चले जाएं, आप बदायूं चले जाएं, आप शाहजहांपुर चले जाएं, आप कौशाम्बी चले जाएं, आप फतेहपुर चले जाएं, वहाँ नहीं है। देखो, ये तो हर कंट्री का यही प्लान होता है, क्योंकि आप मेदांता जैसे हॉस्पिटल या SGPGI वाले हर छोटे टाउन में नहीं बना सकते, पर ये चेन होती है, ये लिंक होता है कि उनकी सेकेंडरी केयर तक तो बहुत अच्छी मिलनी चाहिए हर गांव, हर ज़िले में। उससे ऊपर जब टर्शरी केयर की, क्योंकि 3 से 4% लोगों को टर्शरी केयर चाहिए होगा, हर एक को ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, हर एक को हार्ट। आप खोलो ना, आपको कौन रोक रहा है? तो उसीलिए वही तो मैं आपको बता रहा था कि इसी पे चर्चा आज हो रही है कि गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज में कैसे सैटेलाइट सेंटर खोले मेदांता लखनऊ के। हाँ, और ये रेफरल सेंटर हो जाए, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, हाँ, लखनऊ हैंडल करेगा। यही बात, एग्जैक्टली यही एक सोल्यूशन है। इस जो प्रॉब्लम आप बात कर रहे हो वही सोल्यूशन है। दूसरा ये कि हमारे दर्शकों को आप क्या सजेस्ट करेंगे हार्ट के मसले को लेकर? एक बहुत स्पष्ट हो गई, और के जो सिंगर था उसकी डेथ से ये डर गए हैं लोग। ये बात फिर जागी है। पहले भी हमने देखा कि कोविड के बाद लोग सडनली, कोई दौड़ता स्पोर्ट्समैन गिर गया, ख़त्म हो गया, साइकिलिस्ट ख़त्म हो गए, कई लोगों की इस तरह मृत्यु हुई, पर हमने, और वो लोग फिजिकली सुपर फिट थे। हाँ, और हमने उसको फिर आहिस्ते आहिस्ते भूलना शुरू किया। ये फिर रिमाइंडर आया, और मैं ये चाहता हूँ कि इस मौके को जो ये रिमाइंडर आया इसको भूलना नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, एक तो मैंने बताया आपको पहले कि जीन्स को पहचानिए, ये करेक्ट। दूसरा आपके रिस्क फैक्टर्स को पहचानिए, और अगर जो आपके ये कभी आज के दिन आपको कोई थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, जैसे आप तेज़ चल रहे हैं, कुछ प्रेशर आता है या बर्निंग होती है या पेन हो रही है और रुकने से वो चली जाती है, वो वार्निंग है कि ये एंजाइना आ रहा है। एंजाइना का मतलब होता है कि हार्ट की नलियों में रुकावट आई है। तो प्राइमरी चेकअप क्या है हार्ट का?
प्राइमरी चेकअप ये है कि हम एक तो उनका ब्लड टेस्ट करते हैं, ओके। ब्लड प्रेशर नापते हैं, ओके। कार्डियोग्राम करते हैं और स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, और उसके साथ जब कोई शक हो तो एको भी करते हैं। ये 5 चीज़ें करने से पूरा हार्ट हेल्थ पता लग जाएगा। हार्ट की बात नहीं, आपके सारे बॉडी का भी आइडिया हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पता लग जाएगा कि आपके ब्लड में चर्बी एक्सेस है तो आपका रिस्क हार्ट अटैक का ज़्यादा है। अगर जो आपकी जेनेटिक तो मैंने बता ही दिया, उससे तो पता ही लग जाएगा। ब्लड प्रेशर एक जो चीज़ है वो बिल्कुल साइलेंट, पता ही नहीं लगता लोगों को। हमने जो 10,000 एग्जीक्यूटिव्स की स्टडी करी, उनके हमने एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप किए, जैसे वो बता रहे थे 5 चीज़ें, उसमें पता लगा कि 26% एग्जीक्यूटिव्स को, जिनको पता ही नहीं था कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसमें निकला। तो आप हिसाब लगाओ, ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ है जो हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, ये सब चीज़ों को इफेक्ट करता है। तो अगर जो आपको ये पता ही नहीं और आपको पता तब लगेगा कि जब आपकी किडनी में ये प्रॉब्लम है। एक कंट्रोवर्सी है और असमंजस भी है। ब्लड प्रेशर कुछ लोग कहते हैं कि 120/80 होना चाहिए। लेटेस्ट स्टडी कुछ आई, उसमें कहा गया कि साहब 140/90 भी नॉर्मल है। अब आप ये बताइए, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सा लेवल इसमें सही है? आपने बहुत अहम बात पूछी है। हाँ। क्यों कि ये बताता है कि कन्फ्यूजन तो मेडिकल प्रोफेशन में भी है, क्योंकि स्टडीज़ आती हैं और स्टडीज़ जो हैं वो डिफरेंट एज की हो जाती हैं। जैसे अभी मैं ब्लड प्रेशर की बात बताता हूँ आपको कि पहले जो स्टडी हुई उसमें देखा गया कि जो हाई ब्लड प्रेशर थे उसमें ज़्यादा हार्ट अटैक और स्ट्रोक हुए। फिर हमने सोचा कि अगर जो आप लिमिट में रहोगे अपने तो वो ठीक है, पर ये देखा गया कि जिनकी 130-140 तक भी जाती है और 90 से नीचे रहती है तो उनमें और 120-80 में इतना ज़्यादा फर्क नहीं था। इसीलिए ये बोला गया कि आप 130-140 तक भी ठीक है। ये नहीं बोला कि आइडियली आपका फिर भी 120-80 होना चाहिए। आइडियली 120/80 दैट इज योर नॉर्मल। और अगर ये रिस्क में माने तो 140/90। हाँ। अगर इसके ऊपर जाता है तब हम हाई बीपी काउंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, या 140 को काउंट करेंगे, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अब जैसे किसी का 140 है तो हम उसको क्या कहते हैं, आप अपनी सॉल्ट कम कर दो, ओके, एक्सरसाइज शुरू कर दो और योगा शुरू कर दो। प्राणायाम से भी ब्लड प्रेशर नीचे आएगा। अगर जो उसी से कामयाबी होगी तो कभी दवाई देने की जरूरत नहीं है। उससे ऊपर गया तो दवाई देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटेक्शन तो देनी है। अब ये है कि हमें तो इस थ्योरी को आप स्वीकार नहीं करते कि 140/90 नॉर्मल है? नहीं, वो अपर लिमिट है। ओके। अपर लिमिट को आप फिर ब्रीच कर गए तो आपके पास सेफ्टी मार्जिन नहीं है। तो आपको तो अपना ब्लड प्रेशर 120/80 के तरफ ही रखना चाहिए, अगर जो रख सकते हो। हाँ, ये है कि 140 तक हम ट्रीट नहीं करते, सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स देते हैं, जैसे मैंने बोला, आपको भी बताया। तो ये चीज़ है कि अब मैं आपको एक बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी बनी अमेरिका में। 5,000 लोगों को 20 साल की उम्र से 70 साल की उम्र, 50 साल फॉलो अप किया गया। बिल्कुल कि भाई क्या हेल्थ है उनकी, क्या एजुकेशन है, क्या है, और क्या हुआ 70 जब 50 साल के बाद हेल्थ किसकी थी, कौन जिया, कौन नहीं जिया, किसको बीमारी हुई। तो उसका एक ही टोटल जो कंक्लूजन निकला, वो निकला कि जो लोग खुश रहे, किसी की तरफ नेगेटिव थॉट नहीं करते रहे, जिन्होंने फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप थे, जिनके दोस्त थे, जिनके साथ वो मिल के हंस लिया करते थे, वो उनको सबसे कम बीमारी थी, उनको वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जी रहे हैं। तो इसका ज़िंदगी की वो जो रेसिपी है वो तो यही निकल आई। तो ये है कि जो हर वक्त नेगेटिव थॉट्स करते हैं, जो दूसरों की तरफ बुरा थॉट्स रखते हैं, अपनी फैमिली से लड़ते हैं, अपने दोस्तों के साथ पूरा बर्ताव नहीं कर सकते, गुस्सा करते हैं, उनकी लाइफ जो है वो सबसे मिजरेबल हो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल सोशल मीडिया पे आया है, तो हमारी टीम ने फॉरवर्ड किया अभी कि वो आपको पहुंचाया जाए। कुछ दर्शकों का ये कहना है कि डॉक्टर साहब से ये पूछिए कि जो वेदांता लखनऊ में भर्ती रहते हैं पेशेंट, उनसे हफ्ते में कभी एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पूछ लिया करें कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आप वीकली इंटरेक्ट करिए, ऐसा दर्शक चाहते हैं कि 2 से ही बात करिए, पर करिए बात। हाँ, नहीं, जैसे हम फीडबैक लेते हैं,
फीडबैक तो आता है मेरे पास और हम उसको करेक्ट भी करते रहते हैं सारा टाइम, क्योंकि अगर जो कोई पेशेंट किसी तकलीफ में आता है या जो कम्युनिकेट करता है तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि उसको तुरंत मतलब एड्रेस किया जाए। पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही कम तादाद में कंप्लेंट्स आती हैं अब, क्योंकि इम्प्रूव हो रहा है। पर परफेक्शन जो है, जिसके जो हमारा लक्ष्य है, वो अभी वो अचीव करना होगा। हाँ, वो पर दर्शक चाहते हैं कि आप कभी कभी इंटरेक्ट किया करें। नहीं, कभी कभी ये एक हफ्ते में बोल रहे हैं तो एक दो हफ्ते में हमारी हाँ, किसी एक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी सजेशन दिया, क्योंकि हम अपने जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से तो करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भाई क्या डिफिकल्टी है क्या है, पर पेशेंट का जो आपने बोला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक रैंडम और भी बिना बताए, बिल्कुल अच्छा आइडिया रहेगा। बहुत बढ़िया आइडिया है। ये तो आज कुछ सीख के जा रहा हूँ मैं यहाँ से। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। और आप सबका भी बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर त्रेहन ने जो कुछ भी सुझाव आपको हार्ट को लेकर दिए हैं उसका आप जरूर पालन करें। बहनों भाइयों, हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया भर में गाने किस पे लिखे गए हैं? हार्ट पे लिखे गए हैं, लीवर किडनी पे नहीं लिखे गए। यानी आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हार्ट।